नमस्कार, मैं श्वेता झा। स्वागत है आपका अपने चैनल इसी दुनिया में। जीवन में कई बार हम हार थक कर शॉर्टकट को चुन लेते हैं। भाग दौड़ भरे जीवन में सब कुछ नूडल्स की तरह पा लेना चाहते हैं, यानी जितनी जल्दी हो सके किसी सवाल का जवाब या किसी समस्या का हल हमें हाथों हाथ चाहिए होता है। कुछ इसी साइकोलॉजी पर पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक का एम्पायर खड़ा है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बसों में या सड़कों के किनारे लगे दीवारों पर वशीकरण से जुड़े पोस्टरों और पर्चियों को देखा ही होगा। घर बैठे समाधान, मेरा किया जो काटे उसे इनाम, काम के बाद फीस। और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं, प्रेम विवाह, सौतन से छुटकारा, किया कराया, विदेश यात्रा, पति पत्नी में अनबन और हाँ, कभी कभी कोर्ट कचहरी भी। अब कोर्ट में तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन इनका काम 5 घंटों में समाधान। क्यों? यही सब लिखा होता है ना। हालांकि बदलते वक्त के साथ इस तरह के पैम्फलेट्स का स्थान लगभग डिजिटल मीडिया ने ले लिया है। अब इनके अपने पोर्टल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे ब्लैक मैजिक का बाजार केवल गांव देहात में फैला है, बल्कि बेंगलुरु जैसा शहर, जिसे हम आप देश की आईटी कैपिटल या साइंस कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसी आईटी कैपिटल में ब्लैक मैजिशियंस के लिए भी काले जादू का फल फूल रहा बाजार है। आप शायद यह जानकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के काला जादू या अंधविश्वास की प्रक्रिया में केवल अशिक्षित लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कॉरपोरेट कर्मचारी समेत खाया पिया अघाया मध्यम वर्ग भी शामिल है। अब होता यह है कि इन पर्चियों पर दिए नंबर पर कॉल कर अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बाद सामने से एक राशि की मांग की जाती है। चूँकि आप पहले से ही समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो आपके लिए वो राशि बहुत छोटी लगेगी और आप आसानी से कन्विंस हो जाएंगे। कभी कभी इस राशि के साथ डेडलाइन भी जुड़ा होता है, यानी कल तक या अगले कुछ घंटों तक वो पैसे नहीं भेजे जाते तो आपको उसी समस्या के लिए डबल पैसे देने होंगे। ऐसा ही कुछ दिल्ली के निवासी 24 वर्षीय राहुल के साथ हुआ, जब राहुल खूब हार थक कर अपने कारोबार को बचाने के लिए पर्चियों पर दिए नंबर पर कॉल करते हैं और बताई गई राशि को अदा करने के बावजूद भी अपने कारोबार को नहीं बचा पाते। ऐसे कितने ही राहुल हमारे बीच मौजूद हैं। कई मनोचिकित्सक मानते हैं कि अंधविश्वास से जुड़े अपराध और बाजार को बढ़ावा बढ़ते हुए तनाव के कारण मिल रहा है, यानी स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। मुख्य सलाहकार मनोचिकित्सक नरेश वदलमणि ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इंसान जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए समाधान ढूंढता है। एक बार कोशिश करता है, दूसरी बार कोशिश करता है और फिर आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहता है। इसके बाद भी अगर उन्हें अपनी कोशिशों से हल नहीं मिलता तो वे काला जादू करने वाले लोगों की हेल्प लेते हैं। मनोचिकित्सक वदलमणि की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से ये बाजार इस सदी में भी फैलता ही जा रहा है। कई बार हमारे स्टार्स भी इस तरह की चीज़ों में शामिल दिखाई देते हैं। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी स्टार के द्वारा अपनी गलती को लोगों के सामने स्वीकार कर फिर उससे दूर रहने की दरख्वास्त अपने आप में एक बड़ी बात व बड़ा संदेश भी है। दिव्यंका त्रिपाठी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार करती हैं कि उन्हें भी एक समय पर ऐसे रास्तों पर जाना पड़ा था। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बाद वो इस रास्ते पर ना चलने की बात भी कहती। अंधविश्वास बहुत गलत है, कभी इसमें फंसिएगा मत। I was like मैं स्टूपिड हो गई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला एक मील का पत्थर ही साबित होता है, जहां अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन को प्रसारित करना जुर्म माना गया। कोर्ट ने पिछले साल ही यानी 5 जनवरी 2021 को अपने फैसले में कहा था कि अंधविश्वास और उससे जुड़े सामग्री को बढ़ावा देने और प्रसारित करने वाले चैनलों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह अपने आप में बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए क्योंकि विज्ञापनों को लेकर टीवी चैनल व अखबार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आप सोच रहे होंगे कि वशीकरण या अलौकिक शक्तियों से जुड़े विज्ञापन बसों या सड़कों आदि पर ही लगे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर में भी इस तरह के विज्ञापन मिल ही जाते हैं। इस तरह के एड्स आपको न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड एड्स वाले पेज पर मिल जाएंगे, जहां अखबार
किसी भी विज्ञापन से हुए नुकसान के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस तरह के विज्ञापन से यदि किसी को कोई हानि या क्षति होती है तो कंपनी, पब्लिशर या उसका कोई एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद एडवर्टाइज़र रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने विज्ञापन में क्या क्लेम कर रहा है। खैर, ज़रूरी नहीं कि सभी अखबार इस तरह के एड्स को अपने पन्नों में जगह देते हों। कुछ अखबार जैसे द हिंदू अखबार अपने सभी विज्ञापनों का संपादकीय फिल्ट्रेशन करता है। संपादकीय फिल्ट्रेशन का अर्थ है कि एडिटोरियल टीम तय करती है कि किस तरह के विज्ञापन पब्लिश होंगे और किस तरह के नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट में आए उस पूरे केस में अंधविश्वास और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपको जानने को मिले। विज्ञापन में हनुमान चालीसा यंत्र के बारे में दावा किया गया कि यह यंत्र किसी बाबा मंगलनाथ के द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सिद्धि हासिल की थी। यानी बाबा के पास भगवान हनुमान का आशीर्वाद है और इस यंत्र को घर पर लाना खुद भगवान हनुमान को घर पर लाने जैसा था। अब ऐसा कुछ कोर्ट या याचिकाकर्ता राजेंद्र अंबोरे ने खुद नहीं, बल्कि यंत्र के प्रचार में इसका दावा किया गया था। कई बड़े चेहरे इस विज्ञापन में शामिल थे। अनुराधा पौडवाल, जो कि पेशे से एक जानी मानी गायिका हैं, अनूप जलोटा, रोनित रॉय, शिवाजी साटम और तो और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और अभिनेता मनोज कुमार भी। वही मनोज कुमार जिनका फेमस गीत है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। इस गीत में गणित और साइंस की बात की गई, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच का फैसला इन्हीं के द्वारा प्रचारित आइटम को आधार बनाकर उन वस्तुओं के बिक्री पर रोक लगा देगी जो अलौकिक या चमत्कारी होने का दावा करती हैं। अंधविश्वास और विज्ञान दो अलग अलग धाराएं हैं। विज्ञान जहां तर्कों को लेकर चलता है, वहीं अंधविश्वास ठीक इसके उलट बिना किसी तर्क के आगे बढ़ता है। औरंगाबाद बेंच ने अपने फैसले में लोगों से वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद को विकसित करने की बात कही थी। लेकिन क्या हो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स के पोस्टरों पर बड़ी शख्सियत की तस्वीर और इस तरह की वस्तुओं के वो ऐड करते हुए देखे जाएं। दरअसल इन सब का इस्तेमाल उस यंत्र में इतने लुभावने तरीके से किया गया कि यह किसी भी जो स्वभाव से अंधविश्वास व परेशान व्यक्ति है, अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद में इसे खरीदने के लिए आसानी से अपनी ओर खींच सकता है। नामचीन चेहरों, जिन्हें समाज में हम अपना रोल मॉडल मानते हैं या आदर्श मानते हैं, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट से जोड़ने पर बेशक उस प्रोडक्ट की लोगों के बीच विश्वसनीयता बढ़ जाती है और फिर सारा खेल ही हमारे विश्वास पे उसके प्रयोग से लाभान्वित होने से है। हालांकि हमारे पास मिसलीडिंग व मैजिक रेमेडीज से जुड़े विज्ञापनों को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स एंड रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार न्यूज़पेपर्स और बाकी के अन्य माध्यम फिर भी इस तरह के एड्स को पब्लिश और प्रसारित कैसे कर पाते हैं। इसका जवाब है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आए एक केस के पास। बात 2009 की है, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने श्रीमती आरती बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में मैजिक रेमेडी के अंतर्गत आने वाले अपराध को स्पष्ट किया था कि किस तरह से ड्रग्स एंड रेमेडीज आपत्तिजनक अधिनियम 1954 के सेक्शन 2 के क्लॉज सी में जादुई उपचार को परिभाषित किया गया है। अगर कोई विज्ञापन जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर इंसान की किसी बीमारी का इलाज करने का दावा करती है जो किसी के बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिक फंक्शन को किसी तरह से अफेक्ट करे, वो ही एक तरह से अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी यहाँ फिजिकल कंडीशन पर जोर दिया गया है, जिसे आप देखकर या छूकर बता सकते हैं। आँखों की कोई दिक्कत या अन्य किसी अंग में कोई समस्या, यदि इस तरह की स्थितियों के लिए जादुई उपचार का दावा किया गया तो ही वो विज्ञापन कानून का उल्लंघन करेगा और कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाएगा। इस केस में कोर्ट जिस बात पर जोर देती है वह यह कि याचिकाकर्ता के पास सिवाय एकाध विज्ञापन को छोड़कर कहीं भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि वो जादुई उपचार से किसी रोग को ठीक कर देंगे। अधिकतर विज्ञापन सर्विस देने से जुड़े थे, अब चाहे वो बिजनेस, शादी, शिक्षा, पॉलिटिक्स में सक्सेस और फेलियर या फिर फॉरेन ट्रैवल हो। इसका एक अर्थ यह भी है कि चाहे ये दावे कितने ही फर्जी या निराधार हो, मगर कानूनी लूप होल्स के चलते ऑफेंस नहीं कहलाएंगे। उस वक्त कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ऑर्डर की एक कॉपी भारत के लॉ कमीशन को एग्जामिनेशन के लिए भेजी जाए, जिससे मेडिकल के अलावा अन्य समस्याओं के लिए, अब ये अन्य समस्याएं वही जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, स्वतंत्र से छुटकारा और विदेश यात्रा में बाधा आदि,
कि मैजिक रेमेडी का आश्वासन देने वाले विज्ञापन को भी कानून के दायरे में लाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी लॉ में कोई सुधार नहीं हुआ। बस इन्हीं कारणों से इस तरह के विज्ञापन कानूनी एक्शन से अब तक बचे हुए हैं।